हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग, राधे राधे। और आज फ्राइडे है भाई। आज हमारे सप्ताह की लास्ट क्लास है और आज हमारे इस चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस की भी, ट्रिग्नोमेट्री की भी लास्ट क्लास है। तो क्यों ना इस लास्ट क्लास को बड़े प्रेम भाव से और जल्दी से आनंद पूर्वक निपटाया जाए, फिर पीछे छोड़ाया जाए। चलिए शुरू करते हैं प्यारे भाई आज की कहानी। क्या कहानी है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 72 meter high, find the height of the building. बहुत ही आसान सवाल है। बोला है कि the angle of elevation of top of building from the foot of tower is 30 degree and the angle of elevation of top of the tower from the foot of the building is 60 degree. टावर की हाइट 72 है, बिल्डिंग की हाइट पूछी है। सारा ऑप्शन 72 से कम है। तो भाई आसान हो गया सवाल। देखिए दोस्त, ये दोस्त आपका है टावर। चित्र इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे प्यारे भाई। ये आपका टावर है और दोस्त ये आपका बिल्डिंग है। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। और ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ठीक है ना। अब सुनो, सवाल में क्या बोला है। सवाल में बोला है कि बिल्डिंग के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है टावर के फुट से वो 30 डिग्री है। तो होगा टावर का फुट। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है बच्चों वो 30 डिग्री है ना। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है। जबकि बिल्डिंग के फुट से, ये रही आपकी बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से है भाई, टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। बोला है ये 72 है टावर की हाइट। अगर 72 मीटर है तो आपसे पूछा है बिल्डिंग की हाइट बताओ जल्दी से। जी क्या आंसर इस सवाल का बनेगा? करो बच्चों, व्हाट द आंसर? करिए। तो आपको यहां पे दो दो राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगे। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल को बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले छोटा राइट एंगल। छोटे राइट एंगल बच्चों 30 डिग्री के सामने अगर 1 है, 30 डिग्री के सामने 1 है, तो 60 डिग्री के सामने √3 होगा। होगा होगा 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने √3 होगा। बड़े राइट एंगल को देखो, बड़े राइट एंगल को। भाई 60 है, ये 30 है। बड़े राइट एंगल में अगर 30 डिग्री के सामने √3 है, 30 डिग्री के सामने √3 है, तो 60 डिग्री के सामने √3 का भी √3 गुना 3 होगा। आप बोलोगे आंसर। सवाल में 3 की वैल्यू 72 मीटर दे रखी है, 4 गुना है भाई, सॉरी 24 गुना है ना, 24 या 72, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 24 मीटर। यानी कि टावर की हाइट 72 है तो बिल्डिंग की हाइट जो है वो 24 मीटर है। यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। इट्स ए वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, सभी बच्चे समझ पाए। अगला सवाल करेंगे मेरे दोस्तों। एक और क्वेश्चन हम लेंगे, फटाफट ये बताइए जल्दी से, करो दोस्त, बोलो। कर लेंगे। ए वर्टिकल पोल एंड वर्टिकल टावर ऑन द सेम लेवल ऑफ ग्राउंड इन सच ए वे। वर्टिकल पोल है और एक वर्टिकल टावर है, दोनों ही सेम लेवल ग्राउंड पे इस प्रकार से। फ्रॉम द टॉप ऑफ पोल, पोल के टॉप से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। यानी कि पोल छोटा होगा, टावर बड़ा होगा। भाई भाई ये आपका पोल है मेरे दोस्तों, पोल। और ये है फिर आपका टावर। और ये होगा ग्राउंड लेवल। ये क्या है? ग्राउंड लेवल। तो पोल और टावर दोनों सेम ग्राउंड लेवल पे इस प्रकार हैं। यहां पे ये बोला गया है इन सच वे, फ्रॉम द टॉप ऑफ पोल, पोल के टॉप से, पोल के टॉप से मेरे दोस्तों, ये होगा पोल के टॉप से टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री है। पोल के टॉप से टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ टावर इज 30 डिग्री। और पोल के टॉप से टावर के बॉटम में, टावर का बॉटम हो गया, ये पोल का टॉप से टावर के बॉटम का जो डिप्रेशन एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री। तो डिप्रेशन एंगल तो ये 30 डिग्री होगा।
तो ये भी 30 डिग्री आएगा कि नहीं? अभी पोल के टॉप से टावर के बॉटम का डिप्रेशन एंगल ये 30 डिग्री है, ठीक है। यदि मीनार की ऊंचाई है ना भाई, मीनार मतलब क्या है यहाँ पे, द हाइट ऑफ टावर, यदि टावर की हाइट 76 मीटर है, टावर है, टावर की हाइट 76 मीटर है, तो आपसे पूछा है बताओ पोल की हाइट कितनी है, जल्दी से करो। तो आप नहीं कर सकते भाई, दो दो आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, छोटे बड़े लगा दो भाई। 30 डिग्री के सामने अगर 1 है तो 60 डिग्री के सामने बच्चों कितना होगा, √3 होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। बच्चा पार्टी अगर ये √3 है तो ये भी √3 होगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ऊपर वाले राइट एंगल को देखो, 90 डिग्री है बच्चों, ये 60 है तो ये 30 डिग्री है। भैया अगर 30 डिग्री के सामने √3 है, 30 डिग्री के सामने √3 है, तो 60 डिग्री के सामने √3 का √3 गुना 3 होगा ना, 3 यूनिट। भाई ये 3 यूनिट है, अगर ये लेंथ 1 यूनिट है तो ये लेंथ भी 1 यूनिट ही होगा ना बच्चों। है भाई, आमने सामने की लेंथ इक्वल होती है, अगर ये लेंथ 1 है स्टूडेंट तो ये लेंथ भी 1 ही होगा। तो आप बताओ टावर की टोटल हाइट कितनी आएगी, टावर की टोटल हाइट आएगी 3 और 1 4, 4 आ गया। आप बोलोगे हाँ सर 3 1 4, 4 की वैल्यू सवाल में 76 मीटर है, तो एक की वैल्यू कितनी, भी पोल की हाइट पूछा है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 मीटर। 76 बचे 4, 19 मीटर पोल की हाइट है। ये सवाल का आंसर था सी ऑप्शन। बताओ इसमें क्या दिक्कत है, ये प्रीवियस लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपको ऐसे सवाल करने पड़ेंगे अगर सिलेक्शन चाहिए तो। जी ये करेंगे मेरे प्यारे भाई, सवाल का क्या आंसर है करो फटाफट। जी हाँ, इस सवाल के ऑप्शन गड़बड़ हैं जी, करो दोस्तों। वेरी वेरी इजी एंड टेक्निकल क्वेश्चन, जवाब दो। 5 सेकंड का समय आपके पास, करिए। बताते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 60 डिग्री। आफ्टर फ्लाइंग फॉर 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री।
इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 4500 मीटर देन व्हाट द स्पीड ऑफ एरोप्लेन। बहुत ही अच्छा सवाल है भाई दोस्तों। ये एक एरोप्लेन है, ये हवा में उड़ रहा है, ये एरोप्लेन है, ये उड़ रहा है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब जमीन पर कोई पॉइंट है पी, जमीन पर कोई पॉइंट है पी, और ये पॉइंट पी से इस एरोप्लेन का जो एलिवेशन एंगल है वो कितना है, वो 60 डिग्री है, ठीक है। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। उड़ान भरने के 30 सेकंड के बाद, 30 सेकंड के बाद जहाज का जो एलिवेशन एंगल है 30 डिग्री हो जाता है। तो जाहिर सी बात है एलिवेशन एंगल घट गया है तो हवाई जहाज दूर जा रहा है, तो हवाई जहाज हो गया मेरे दोस्तों यहां पे पहुंच गया हवाई जहाज, ठीक है ना, 30 सेकंड बाद। अब सेम पॉइंट से जो एलिवेशन एंगल है बच्चों वो कितना हो गया, वो 30 डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 30 डिग्री का हो गया। तो आपसे पूछा बताओ हवाई जहाज की स्पीड क्या है, यानी कि हवाई जहाज को यहां से यहां तक पहुंचने में जो समय लगा है बच्चों, यहां से यहां तक पहुंचने वो 30 सेकंड का समय लगा है। हवाई जहाज जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, 4500 मीटर की ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ रहा है, 4500 मीटर की ऊंचाई पर। अब सुनो, पहले इस वाले ट्रायंगल को देखो, 60 डिग्री है, अगर 60 डिग्री के सामने 4500 मीटर है तो 30 डिग्री के सामने कितना होगा, 30 डिग्री के सामने होगा 4500/√3, 4500/√3 यानी कि 1500√3 मीटर। आप बोलोगे जी सर। अब बड़े वाले राइट एंगल को देखो है भाई, ये लेंथ कितनी, हवाई जहाज तो 4500 मीटर की हाइट पर ही उड़ रहा है ना जमीन से, 30 डिग्री के सामने 4500 मीटर है, 30 डिग्री के सामने 4500 तो 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने कितना आएगा, 60 डिग्री के सामने आएगा 4500√3 मीटर। तो मेरे दोस्तों ये लेंथ कितनी आ गई, जवाब दो ये लेंथ कितनी आ गई। तो आपका जवाब होगा सर ये लेंथ होगी जी 4500√3 में से 1500√3 माइनस करिए 3000√3 मीटर, 3000√3 मीटर की डिस्टेंस हो गई, ये हो गई। ये हवाई जहाज ने कितने सेकंड में कवर किया, 30 सेकंड में, ठीक है ना। हवाई जहाज जो है उड़ान भरता है 30 सेकंड, हवाई जहाज यहां से यहां तक कितने समय पहुंचा है, 30 सेकंड में। तो 30 सेकंड में हवाई जहाज ने इतनी डिस्टेंस कवर की है, तो हवाई जहाज की स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस बटे टाइम, ये आ जाएगा। 30 से 3000 100 बार कट जाएगा, तो हवाई जहाज की जो स्पीड है वो 100√3 मीटर पर सेकंड है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे लगता है सभी बच्चों को बात समझ में आ गई होगी, इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। जया दो राइट एंगल है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में अलग अलग ऑब्जर्व करना है, 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने √3। हाँ जी किशन कब का हो गया, अगला सवाल ये बताओ जल्दी से फटाफट। An aeroplane when flying at a height of 5000 meter from the ground passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of the two aeroplane from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. The vertical distance between the aeroplane at that instant is। बहुत अच्छा सवाल है, इजी क्वेश्चन है। जमीन से 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक उड़ने वाला हवाई जहाज दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से गुजरता है। तो मेरे दोस्तों ये जमीन से कितनी ऊंचाई है, जमीन से यहां बना लेते हैं चित्र। जमीन से 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक हवाई जहाज उड़ रहा है, कितनी ऊंचाई पर, 5000 मीटर की ऊंचाई पर दोस्तों यहां पर एक हवाई जहाज उड़ रहा है। तो ये जो हवाई जहाज है एक दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से गुजरा, दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से, है ना। ये पूरी लेंथ आपकी 5000 मीटर है, 5000 मीटर की हवाई ऊंचाई पर एक हवाई जहाज उड़ रहा है। ये जो हवाई जहाज है दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से गुजरा, ठीक है। अरे 4500 को √3 से भाग करेंगे 1500√3 नहीं आएगा, पागल है यार, बिल्कुल मूर्ख आदमी आप लोग। अब जमीन पर एक पॉइंट है, जमीन पर कोई पॉइंट है, उससे दोनों हवाई जहाज के एलिवेशन एंगल उन्नयन कोण 60-45 है। तो ये हवाई जहाज के बारे में पहले इंफॉर्मेशन दी गई है, इसका एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है और इसका जो एलिवेशन एंगल है ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री। तो आपसे पूछा दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी क्या है, तो क्या आप नहीं निकाल सकते दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी, भाई साहब हैं। बड़े वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखो, बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल को, 60 डिग्री के सामने 5000 है, 60 डिग्री के सामने 5000, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री। इस बड़े वाले ट्राइंगल में आपको लेंथ दे रखी है, 60 डिग्री के सामने 5000 है, 30 डिग्री के सामने कितना होगा 5000/√3।
आप बोलोगे जी सर, हम नीचे वाले राइट एंगल को देखो 90 डिग्री, ये 45 है, ये भी 45, 45 डिग्री के सामने 5000 बटे रूट 3 है, तो 45 डिग्री के सामने ये भी 5000 बटे रूट 3 मीटर होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 45 डिग्री के सामने 5000 बटे रूट 3 है, तो 45 डिग्री के सामने ये भी 5000 बटे रूट 3 होगा। तो दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी क्या माइनस कर देंगे, अभी 5000 में से 5000 बटे रूट 3 को माइनस करेंगे, तो कौन सा ऑप्शन आएगा मेरे प्यारे भाई, 5000 कॉमन, 1 माइनस 1 बटे रूट 3, यानी कि सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। खत्म। ठीक है भाई, 5000 कॉमन और ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बटे रूट 3, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। पता नहीं डी कैसे बता रहा है, बालक कौन सा नशा करता है ये। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर आपके सामने आएगा दोस्तों 53। गुरुजी नेक्स्ट ईयर कितनी वैकेंसी आएंगी सीजीएल की? नेक्स्ट ईयर भी सीजीएल की ठीक ठाक ही वैकेंसी आएंगी मेरे दोस्तों की, जहां तक मेरे को एक इंफॉर्मेशन मिली है कि देखो देखो इस साल जो वैकेंसी ज्यादा आई थी वो चुनाव की वजह से आई थी, है ना, अदरवाइज इतनी ज्यादा वैकेंसी एक बार में देने का कोई मतलब नहीं बनता गवर्नमेंट को, सीधी सी बात है। लेकिन इस बार भी जो वैकेंसी 2023 का जो पेपर होने वाला, वैकेंसी इसमें भी ठीक ठाक आएंगी, इतनी ना पहुंचे लेकिन अच्छी वैकेंसी आएंगी। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट के लोगों की भर्ती को भरा जा रहा है इस बार, समझे? गवर्नमेंट कह रही है नए तेज तर्रार लड़कों को लाओ, जो लोग बूढ़े हो चुके हैं, जिनको कंप्यूटर वंप्यूटर चलाना नहीं आता है, उनको रिटायर करो, या जो रिटायर हो चुके हैं उनकी वैकेंसी खाली हो चुकी है उनको भरो। ये बताओ जल्दी से, ये तो समझ आ गया। प्रणाम मुस्तक भाई। हरप्रीत कमेंट पढ़ रहे हैं भाई, आपका क्यों नहीं पढ़ेंगे? जी बताओ। देखो ये क्वेश्चन सभी बच्चों ने किया होगा, है ना, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिसको बिना करे बच्चा 9वीं क्लास पास ही नहीं कर सकता। आप करो सर, हम तो बिना 9वीं क्लास कर ही पास हो गए। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा टैलेंट अलग है। द टॉप ऑफ ए ब्रोकन ट्री टचेस द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 45 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। द टोटल हाइट ऑफ द ट्री बिफोर इट्स ब्रोकन वॉज, और आंसर जो है वो अप्रोक्स डेसिमल में आपको बताने। भाई एक आपके पास पेड़ है, समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्त, पेड़ है, ये गोरा पेड़ था दोस्त, है ना, पेड़ बढ़िया था ये। अब हुआ क्या मेरे दोस्तों, आंधी आई, और आंधी में ये पेड़ का जो शीर्ष है, पेड़ टूट गया, और इसका जो शीर्ष है 60 डिग्री के कोण पर पेड़ के आधार से 45 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। आंधी आई, आंधी आने की वजह से पेड़ यहां से मेरे दोस्तों ब्रेक हो गया, और ये ब्रेक हो गया तो ऊपर का हिस्सा ऐसे लग जाएगा जमीन पे। आप बोलोगे जी सर, और जमीन से कितनी, 45 मीटर की दूरी पर, है ना, ये जो पेड़ का जो टॉप है, पेड़ का टॉप यहां था, यहां आ गया, है ना दोस्तों, 45 मीटर की दूरी पर जमीन को छू रहा है, मतलब जो लेंथ ये है ना सेम वही लेंथ ये है। आंधी आई, ये हिस्सा टूट के मेरे दोस्तों ऐसे जमीन पे गिर गया। अब ये 45 मीटर की दूरी पे जमीन को टच करा है पेड़ का टॉप, कितने डिग्री के एंगल पर, 60 डिग्री के एंगल पर। आप बोलोगे जी सर, तो बोला है टूटने से पहले पेड़ की हाइट क्या थी, टूटने से पहले पेड़ की हाइट आपको निकालनी है, करो। तो राइट एंगल ट्राइंगल है भैया, नहीं लगा सकते, 90 है, ये 30 डिग्री है भैया। अगर 30 डिग्री के सामने 45 है बच्चों, 30 डिग्री के सामने 45 है, तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा, 45 रूट 3। आप बोलोगे जी सर, और 90 डिग्री, 30 डिग्री के सामने 45 है, तो 90 डिग्री के सामने कितना होगा, 90 है, 30 डिग्री के सामने 1 है, तो 60 डिग्री के सामने रूट 3 यूनिट, 90 के सामने 2 यूनिट। ये आ गया। आपसे टूटने से पहले पेड़ की हाइट पूछी तो पेड़ की हाइट क्या है, पेड़ की हाइट है बच्चों ये 45 रूट 3, 45 रूट 3, और ये प्लस मेरे प्यारे बच्चे, भाई ये 90 है तो ये भी तो 90 ही है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 90, ये 90 प्लस 90 है, तो ये पेड़ की टोटल हाइट ये नहीं होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये पेड़ की टोटल हाइट होगी। और रूट 3 का मतलब होता है 1.732, तो यहां पे रखेंगे
देखिए 45 प्लस 90 135 हो जाएगा। अब 45 की गुणा करनी है आपको 0.732 में, तो 45 का 3/4, 45 को अगर 44 मान लो 3/4 आएगा आपका 33, तो अप्रोक्स 168 मीटर के आसपास पेड़ की हाइट होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट बनता है। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 54। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जवाब देंगे दोस्तों। ये कई बार पेपर में आया थ्योरम की तरह, करो जल्दी से। समय आपको देता हूं 30 सेकंड का करने का। अब पेपर में फिगर बनाना पड़ेगा बेटा, करो। क्या आप सवाल समझे? √xy, बहुत बढ़िया। 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई, वेयर वाई बड़ा है एक्स से, रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग एंड ऑन ए स्ट्रेट लाइन। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी एंड क्यू आर कॉम्प्लीमेंट्री, देन व्हाट द हाइट ऑफ बिल्डिंग। देखो मेरे प्यारे भाई, हालांकि ये एक थ्योरम है जो आपके सामने पूछा गया है। अब देखो जो लेंथ होती है, लेंथ को किस में नापते हैं? मीटर में। ये एक्स और वाई का, एक्स और वाई भी लेंथ है, एक्स और वाई किस में होगी? मीटर में होगी।
बिल्डिंग की हाइट भी मीटर में आनी चाहिए। अब मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, नहीं हो सकता आंसर। मीटर बटे मीटर, इसकी तो कोई यूनिट ही नहीं आएगी, नहीं हो सकता आंसर। मीटर बटे मीटर कोई यूनिट नहीं आएगी, नहीं हो सकता आंसर। मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर का अंडर रूट मीटर, ये एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसकी यूनिट मीटर बनेगी, यही आंसर हो सकता है। बात समाप्त। ये वो बच्चा कर पाएगा जो फिजिक्स जानता हो, है ना। जिस बच्चे ने बचपन में अच्छी फिजिक्स करी है, और एक 8 साइड वाले बच्चे में यही फर्क है कि वो सॉल्व करेगा या फॉर्मूला याद करेगा। ऐसा नहीं कि आपको बचपन की पढ़ाई का फायदा नहीं मिलता, भरपूर फायदा मिलता है आपको। ठीक, चलो सॉल्व कैसे करते हैं वो भी समझ लेते हैं। कि जैसे भाई ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट को मैंने मान लिया जी एच ही आपको निकालना है। तो बिल्डिंग, दो पॉइंट है पी और क्यू, जो कि एक्स और वाई डिस्टेंस पर है, वाई बड़ा है एक्स से। बिल्डिंग के बेस पर एक सीधी रेखा में, तो बिल्डिंग के बेस से एक स्ट्रेट लाइन पर दो पॉइंट है मेरे दोस्तों पी और क्यू, दो पॉइंट है पी और क्यू, जो बिल्डिंग से एक्स और वाई मीटर की डिस्टेंस पर है। यानी कि ये लेंथ मेरे दोस्तों एक्स है भाई, ये लेंथ अगर एक्स है मेरे प्यारे भाई, तो ये लेंथ कितनी है आपकी, वाई है। ठीक है प्यारे बच्चे, आप बोलोगे जी सर ये लेंथ एक्स है तो ये लेंथ कितनी है आपकी, वाई है। ठीक है जी। अब मेरे प्यारे भाई आपसे क्या पूछा है, आपसे और इन दोनों पॉइंट से, पॉइंट पी और क्यू से, पॉइंट पी और क्यू से बिल्डिंग के टॉप के जो एलिवेशन एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। तो आपसे बिल्डिंग की हाइट पूछी है। ठीक है भाई। तो इन दोनों पॉइंट पी और क्यू से बिल्डिंग के जब टॉप को हम देखते हैं, तो जो एलिवेशन एंगल बनते हैं, एलिवेशन एंगल, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब समझते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। भाई अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। पी और क्यू से बिल्डिंग के टॉप के जो एलिवेशन एंगल है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। भाई अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है। अरे 60-30 जरूरी थोड़ना है विशाल, कॉम्प्लीमेंट्री है, थीटा ये 90 माइनस थीटा। तो आपके पास दो दो राइट एंगल ट्राइंगल है। ये इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन बताता है, टेन। तो टेन थीटा कितना आएगा जी आपका, टेन थीटा आएगा बच्चा आपका एच बटे एक्स। अब इसको देखो, इस वाले राइट एंगल को, अभी यहाँ पे ये क्या है, 90 माइनस थीटा। आप बोलोगे जी सर तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा मेरे प्यारे भाई, बड़े वाले राइट एंगल को। तो आपका जवाब होगा सर परपेंडिकुलर बटा बेस, एच बटे वाई। अब आप जानते हैं कि टेन थीटा दोनों गुणा करेंगे तो टेन थीटा इंटू टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है, वन, वन होता है। एंगल का सब 90 है तो टेन इंटू टेन भी वन। अभी टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा वन, बराबर एच स्क्वायर बटे एक्स वाई। यहां गुणा करेंगे, अब इनकी गुणा करेंगे, मुझे थीटा को गायब करना है। तो एच स्क्वायर बराबर एक्स वाई आ गया, तो एच की वैल्यू आ गई यहां से रूट एक्स वाई। तो बिल्डिंग की जो हाइट होगी वो रूट एक्स वाई होगी। तो ये थ्योरम है, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। हाँ जी विशाल ले सकते हैं बिल्कुल। समझ में आया। आगे चलते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 55, ये देखिएगा। एक खंबे के आधार से 75 और 48 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से खंबे के उन्नयन कोण अल्फा बीटा हैं। यदि अल्फा बीटा जो है मेरे प्यार में कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक कोण है, तो खंबे की हाइट, तो आपके पास एक पोल है, पोल के बेस से 75 और 48 मीटर की दूरी पर दो पॉइंट है, उनके एलिवेशन एंगल अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट्री है। पोल की जो हाइट आपसे पूछे तो पोल की हाइट क्या होगी, रूट एक्स वाई, रूट 75 इंटू 48। आप बोलोगे जी सर तो 75 में 25 आता है, 25 का अंडर रूट 5, 3 बचेगा, 3 गुणा 48 144, 144 का अंडर रूट 12। तो 5 गुणा 12 यानी कि कितना आएगा दोस्तों, 60 मीटर। तो खंबे की जो हाइट होगी वो 60 मीटर होगी। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 56। जवाब दो, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है जल्दी से। वो थ्योरम आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, तो ही आप पेपर में सवाल डायरेक्ट कर पाएंगे। जी
56-57 दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं और प्रेम भाव से आपको करने हैं। फाइंड द हाइट ऑफ माउंटेन। ठीक है जी, आपसे पूछा है माउंटेन की हाइट का पता लगाएं। इफ द एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप ऑफ एन अननोन डिस्टेंस फ्रॉम द बेसिस 18 डिग्री। बोला है यदि इसके आधार से किसी अज्ञात दूरी से पर्वत के शीर्ष का उन्नयन कोण 18 डिग्री है और पर्वत से 10 किलोमीटर आगे की दूरी पर उसी रेखा के साथ पर्वत के शीर्ष के उन्नयन कोण 9 डिग्री है। ठीक है ना, ये सवाल 15-30 डिग्री पर भी बन सकता है। जैसे सवाल यहाँ पे 18-9 पे सेट किया है, 15-30 पर भी बन सकता है। तो जैसे भाई आपका पहाड़ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज योर पहाड़। आपसे पूछा इस पहाड़ की हाइट कितनी है, क्लियर है। अब पहाड़ के बेस में एक लाइन जा रही है मेरे दोस्तों, इस लाइन पर कोई पॉइंट है, इस लाइन पर कोई पॉइंट है P, और इस पॉइंट से पहाड़ का मेरे दोस्तों जो एलिवेशन एंगल है प्यारे बच्चे वो कितना है, 18 डिग्री है, 18 डिग्री। अब पहाड़ से 10 किलोमीटर आगे की दूरी जाने पर एलिवेशन एंगल 9 डिग्री हो जाता है। अब एलिवेशन एंगल घट गया तो आप इधर आए होंगे, 10 किलोमीटर पहाड़ से आप दूर की तरफ आए होंगे, यहां पहुंचे क्यों पे। अब पहाड़ के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है बच्चों, एलिवेशन एंगल वो 9 डिग्री हो गया, 9 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर 9 डिग्री हो गया। पूछा है पहाड़ की हाइट क्या है, स्टूडेंट जवाब दो, पहाड़ की हाइट कैसे निकालेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। तो पहाड़ है मैं भी, पहाड़ से उस दूरी पर एक पॉइंट है, वहां से पहाड़ के टॉप का एलिवेशन एंगल 18 डिग्री है। पहाड़ से 10 किलोमीटर दूर की ओर जाने पर एक पॉइंट है, वहां से पहाड़ के टॉप का एलिवेशन एंगल 9 डिग्री है। पहाड़ की हाइट आपसे पूछी है, पर्वत की ऊंचाई करो। देखिए यहां पे ना डाटा बड़ा अच्छा सेट किया गया है। आप इस ट्राइंगल को देखो, सपोज मैं इस पॉइंट को आर मान लेता हूं, तो ट्राइंगल पी क्यू आर को ध्यान से देखो, ट्राइंगल पी क्यू आर को। भाई ये 18 डिग्री है, ये 9 डिग्री है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा। आपने थ्योरम पढ़ी है कि किसी भी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। अगर ये ट्राइंगल पी क्यू आर का एक्सटीरियर एंगल है 18, तो इन दोनों का सम भी 18 होगा। भाई अगर ये 9 डिग्री का एंगल है तो ये भी 9 डिग्री का एंगल होगा। बात समझे कि नहीं समझे। अरे रिकॉर्डेड नहीं है क्लास, भैंस बुद्धि हो, कोई बकर बकर मुंह पे ताला लगा कर पढ़ नहीं लगते थोड़ी देर। ये अगर एंगल एल्फा या थीटा है तो ये एंगल एल्फा प्लस थीटा होगा। किसी भी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है, ज्योमेट्री है। या 18 तो ये दोनों एंगल 9 डिग्री के होंगे। और अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल बराबर हैं तो इसका मतलब वहां पे दोनों साइड बराबर होंगी, दो एंगल बराबर दो साइड बराबर। अगर ये दोनों एंगल 9 डिग्री के हैं तो ये दोनों साइड 9 डिग्री के सामने की अगर ये 10 किलोमीटर है तो 9 डिग्री के सामने भी 10 किलोमीटर आएगा, इक्वल होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये भी 10 किलोमीटर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया। अब सवाल समाप्त, इस सवाल में अब कुछ है ही नहीं। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे पहाड़ की हाइट निकालनी है। पहाड़ की हाइट मतलब ये लेंथ मुझे निकालनी है, ये लेंथ h, ये h मुझे निकालना है। तो इस राइट एंगल को ध्यान से देखो, इस राइट एंगल को आप जानते हैं कि 18 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर निकालना है, मुझे 90 डिग्री के सामने आपको हाइपोटेनस पता है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है, साइन। तो साइन ही लगेगा। साइन 18 डिग्री का है, साइन 18 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। लंब आपका h है और कर्ण आपका 10 है। और साइन 18 डिग्री क्या होता है, साइन 18 डिग्री होता है √5 - 1/4, मैंने आपको लिखवाया है अभी, और इंटू 10 बराबर h। आप बोलोगे जी सर साइन 18 डिग्री के लिए √5 - 1/4, 4 से 10 ढाई बार चला जाएगा। तो 2.5 इंटू √5 - 1 किलोमीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये आपके पहाड़ की हाइट आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर यहां पर ए करेक्ट है। नहीं बेटा, बहुत ही बेहतरीन सवाल था, ए ऑप्शन सही बच्चे कर पाएंगे नहीं कुशाग्र। पॉइंट पी पर तो खड़े ही, वहां से पहाड़ को देख रहे हैं, एलिवेशन एंगल 18, पॉइंट पी से यहां से 10 किलोमीटर और आगे जाने पर 9 डिग्री हुआ है। गुड्डू यहां पे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लेगी, ज्योमेट्री का इस्तेमाल हुआ है थोड़ा सा। एक और सवाल करेंगे, बताओ जल्दी से।
अच्छा क्वेश्चन ये वाला भी बहुत 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 बढ़िया सवाल है। 57। ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन सबटेंड ए सर्टेन एंगल एट ए पॉइंट 160 meter apart from the foot of the tower. On advancing 100 meter towards it, the tower is found to subtend an angle twice as before. Subtend an angle twice and before. The height of the tower is. सवाल की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेगा। आपके पास एक टावर है, समझना, आपके पास मेरे दोस्तों एक टावर है। दिस इज ए टावर। आप बोलोगे हाँ जी सर ये टावर है बढ़िया वाला। अब टावर हॉरिजॉन्टल पे खड़ा है और एक पॉइंट है टावर के फुट से 160 मीटर की दूरी पर। ये टावर का फुट हो गया। टावर के फुट से 160 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है पी, और ये जो पॉइंट पी है, ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट पी, ये जो टावर है इस पॉइंट पी पर कोई ना कोई एंगल बनाता है। ये एंगल बन रहा है मेरे दोस्तों थीटा। ठीक है, इस पॉइंट पी से टावर के जो टॉप का एलिवेशन एंगल है वो कितना है, थीटा। मान लिया, मैंने कुछ दिया नहीं है सवाल में, ठीक है ना। तो एक टावर है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ा, एक सर्टेन एंगल बनाता है। टावर के फुट से 160 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है उस पे। ऑन एडवांसिंग 100 मीटर टुवर्ड्स इट, टावर की ओर 100 मीटर की दूरी चलने पर। अब आप टावर की ओर 100 मीटर की दूरी चले बच्चों, कितनी दूरी चले, 100 मीटर। तो अब आप टावर की ओर चलते हो मेरे दोस्तों यहां से पॉइंट पी से 100 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर। सपोज आप यहां पे पहुंच गए, पॉइंट क्यू पर पहुंच गए सपोज। अब यहां से मेरे दोस्तों देखा गया टावर जो है इस पॉइंट पर डबल एंगल बना रहा है पहले का। द टावर इज फाइंड टू सबटेंड एन एंगल ट्वाइस एज बिफोर। अगर पहले एंगल थीटा बन रहा था तो अब इस पॉइंट से डबल एंगल बन रहा है। डबल एंगल का मतलब अब यहां से 2 थीटा का एंगल बन रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर पहले एंगल थीटा था तो अब डबल एंगल हो गया 2 थीटा। तो आपसे पूछा टावर की हाइट, टावर की ऊंचाई कितनी है बच्चों, जवाब दो, करेंगे। भाई ये टोटल डिस्टेंस थी 160, ये 100 है तो ये डिस्टेंस तो 60 मीटर है। 160 में से 100 घटाएंगे, ये डिस्टेंस तो 60 मीटर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अच्छा ज्योति, वेरी गुड बेटा। हैं, अब मेरे प्यारे भाई ये एंगल 2 थीटा, ये थीटा है, तो बताओ ये एंगल कितना होगा। किसी भी ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल, भाई अगर आप इस ट्राइंगल पी क्यू आर को, कहां मर गया पी क्यू आर, हाँ इस ट्राइंगल पी क्यू आर को ध्यान से देखो, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है बाह्य कोण। और बाह्य कोण की जो वैल्यू होती है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होती है। 2 थीटा है तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू जो इन दोनों का सम होगी, ये थीटा तो ये भी थीटा होना चाहिए बच्चों, थीटा थीटा तभी एक्सटीरियर 2 थीटा आएगा। अब ट्राइंगल पी क्यू आर को देखो, दो एंगल यहां पे बराबर है थीटा थीटा, तो दो साइड भी बराबर होंगी। भाई यहां थीटा के सामने 100 मीटर है तो यहां भी थीटा के सामने ये वाली साइड भी 100 मीटर की होनी चाहिए। किसी ट्राइंगल में दो साइड बराबर होती है तो दो एंगल बराबर होती हैं। नहीं राजेश, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला सीन नहीं है बेटा, है कुछ भी मत बोला करो। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है दोस्तों 90 डिग्री, 90 के सामने 100 है, ये 60 है तो कितना आएगा, 80 आएगा। भाई 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, उसका 10 गुना है 60, हाइपोटिनस 100 तो 80 मीटर। तो 80 मीटर आपके टावर की हाइट होगी। बहुत अच्छा सवाल है, प्रणाम संजीत। कर पाएंगे। ये वो क्वेश्चन थे दोनों जिसमें थोड़ी सी आपकी ज्योमेट्री भी लग रही है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 58 नंबर, बच्चों जवाब दो जल्दी से। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, करो। बनाओ।
नहीं आया आप लोगों का आंसर? देखिए बहुत ही रंगीन सवाल है। अब सवाल यहां से जितने भी हैं वो सारे के सारे ही आपस में ये रंगीन क्वेश्चन हैं। चले इनको जल्दी से निपटारा करते हैं, मजा आएगा दोस्तों आपको इनको करके। द एलिवेशन ऑफ द समिट ऑफ ए माउंटेन फ्रॉम इट्स फुट इज 45 डिग्री। After ascending 1 kilometer towards the mountain upon an incline of 30 degree, the elevation changes to 60 degree. The height of the mountain is पर्वत की ऊंचाई। देखिए पर्वत पर्वत क्या होते हैं, पर्वत पे आप चढ़ सकते हैं, है ना, अल्टेड होते तो जैसे पर्वत है मेरे प्यार में, समझने की कोशिश करेगा, बढ़िया पर्वत है। और पर्वत के जो टॉप का एलिवेशन एंगल है भी, वो पर्वत के फुट से 45 डिग्री है। तो मेरे दोस्तों यहां जैसे आपका कोई पॉइंट हो गया पी, और यहां से पर्वत के जो टॉप है उसका जो एलिवेशन एंगल है बच्चों वो कितना है, ये 45 डिग्री है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब आप क्या करते हैं, बोला है 30 डिग्री की ढलान पर पहाड़ की ओर 1 किलोमीटर चढ़ने के बाद। अब एक ढलान है मेरे दोस्तों, आप ढलान पे चढ़ते हो मेरे पैर में, ढलान पे कितने डिग्री के एंगल पर, 30 डिग्री के एंगल पर। 30 डिग्री के एंगल पर मेरे दोस्तों आप चढ़ते हो कितना, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर चलने के बाद सपोज आप यहां पहुंच गए। अब यहां से मेरे प्यारे भाई थोड़ा और चढ़ लेते हैं, यहां पे पहुंच गए। तो 30 डिग्री के ढलान पे पहाड़ पे 1 किलोमीटर चलने के बाद अब जो एलिवेशन एंगल है पहाड़ के टॉप का वो 60 डिग्री हो जाता है। अब पहाड़ के टॉप को देखते हो आप, तो अब पहाड़ के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री हो गया। कहानी समझे? तो आप बोले हाँ जी सर समझे। 30 डिग्री के एंगल ढलान पे आप 1 किलोमीटर चले, अब एलिवेशन एंगल जो है 60 डिग्री हो गया। तो आपसे पूछा पर्वत की ऊंचाई, पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, क्या आप नहीं कर सकते मेरे प्यार भी? तो आपको पहाड़ की ऊंचाई ब्लैक लेंथ निकालनी है, करो दोस्त। तो मेरे दोस्तों आप यहां से पहली बात तो ये परपेंडिकुलर डालेंगे 90 डिग्री। आप बोलोगे हाँ जी सर डालेंगे। तो 90 डिग्री के सामने बच्चों 1 किलोमीटर है, 90 डिग्री के सामने 1 किलोमीटर है, तो 30 डिग्री के सामने कितना होगा, आधा किलोमीटर, हाफ किलोमीटर, हाफ। 90 के सामने 1 है तो 30 डिग्री के सामने 1/2 होगा। तो यानी कि ये लेंथ भी कितनी आ गई, ये लेंथ भी 1/2 किलोमीटर आ गई। अभी तो सेम ही लेंथ है। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मुझे ये लेंथ और निकालनी है बच्चों, बताओ कैसे करेंगे? काफी गंभीर सवाल है भाई। ये एंगल 45 डिग्री था, ये 30 डिग्री था, तो ये एंगल कितना बचा है? तो आप कहोगे सर ये एंगल आपका 15 डिग्री का बचा है, 15 डिग्री का, 15 डिग्री। और मेरे प्यारे भाई ये 90 है, ये 60 है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना बचा बताओ जल्दी से, ये एंगल ये भी 15 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? भाई कोई भी अगर आपके पास ट्राइंगल है राइट एंगल, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होता है। ये 45 है तो पूरा ये भी 45 होना चाहिए था। ये 30 है, 15 डिग्री बचेगा। आप बोलोगे हाँ सर ये भी 15 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा भैया? आप बोलोगे हाँ जी सर ये 45 है तो ये भी 45, 90 60 30 है, 15 डिग्री होगा। अब किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल बराबर है तो दो साइड बराबर होंगी कि नहीं होंगी? अभी अगर आप इस ट्राइंगल को देखेंगे, इस ट्राइंगल को मैं नाम नाम तो बिल्कुल मैं नहीं रखूंगा, ये भी 15 डिग्री, ये भी 15 डिग्री है, दो एंगल बराबर है तो दोनों साइड बराबर होगी ना। यहाँ 15 डिग्री के सामने 1 किलोमीटर है तो यहाँ भी 15 डिग्री के सामने 1 किलोमीटर आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर ये 1 किलोमीटर आ गया कि नहीं? ये 15 डिग्री के सामने अगर 1 किलोमीटर है तो यहाँ भी 15 डिग्री के सामने लेंथ 1 किलोमीटर होगी, होगी। अब इस राइट एंगल को ध्यान से देखो, 90 डिग्री के सामने 1 किलोमीटर है तो 30 डिग्री के सामने 1/2 होगा, और 60 डिग्री के सामने √3 गुना होगा, √3/2 किलोमीटर। तो लेंथ √3/2 किलोमीटर आ गई भैया वाली लेंथ। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 30 डिग्री के सामने 1, 60 डिग्री के सामने √3, 90 डिग्री के सामने 2। 90 डिग्री के सामने 1 किलोमीटर है तो 30 डिग्री के सामने आधा होगा, 60 डिग्री के सामने √3 गुना होगा, √3/2 किलोमीटर। ये √3/2 किलोमीटर, ये हाफ किलोमीटर। तो टोटल हाइट कितनी आएगी पहाड़ की, √3 + 1/2 किलोमीटर, यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। √3 + 1/2 किलोमीटर, इन दोनों को ऐड कर देंगे। बहुत अच्छा सवाल था, ये सीडीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, करेंगे जी। अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 59, बच्चों जवाब देंगे, करो। अगला,
ए बैलून लीव्स फ्रॉम ए पॉइंट पी। नहीं मोनू, जब कुछ ना बोला जाए तो हम हमेशा एक ही साइड लेते हैं। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, गुब्बारे वाले दो क्वेश्चन कराऊंगा, ये इजी है, अगला वाला थोड़ा सा अच्छा सवाल है। पॉइंट पी से गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ता है जो एक समान गति से बढ़ता है। 6 मिनट के बाद पॉइंट पी से 450 मीटर की दूरी पर एक ऑब्जर्वर देखता है कि गुब्बारे का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। मान ले कि ऑब्जर्वर और पॉइंट पी एक ही लाइन पर हैं, तो गुब्बारे की स्पीड आपसे पूछे मीटर पर सेकंड में। अब सुनो मेरे दोस्त, ये पॉइंट पी है। अब यहां से एक गुब्बारा छोड़ा गया, गुब्बारा गुब्बारा छोड़ा। सपोज 6 मिनट के बाद गुब्बारा यहां पहुंच गया। यहां से गुब्बारा छोड़ा आपने, कभी गुब्बारा छोड़े आप जीवन में? सपोज 6 मिनट के बाद गुब्बारा यहां पे पहुंच गया। अब इस पॉइंट पी से कितना, 450 √3 मीटर की दूरी पर एक ऑब्जर्वर है, एक बंदा है 450 √3 मीटर की दूरी पर। उसने देखा, 6 मिनट लगा, यहां पे टाइम दिया हुआ है, पढ़ा करो सवाल को बेटा, पढ़ा करो, पढ़ लिया करो कभी, है? 6 मिनट के बाद पॉइंट पी से 450 √3 मीटर की दूरी पर एक ऑब्जर्वर है, उसने देखा कि इस गुब्बारे का जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री है। तो बताओ गुब्बारे की स्पीड कितनी है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बटे टाइम। टाइम आपको दिया हुआ है, पहले ये तो निकालो कि 6 मिनट में गुब्बारा डिस्टेंस कितना गया। तो मेरे प्यारे भाई, ये 90 डिग्री है, आप बोलोगे जी सर ये 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री के सामने यहां पे 450 √3 है, तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा? 450 √3 का भी √3 गुना 450 √3 इंटू √3, तो 450 होती है 1350 मीटर। तो ये लेंथ 1350 मीटर होगी, यानी कि गुब्बारा 6 मिनट में 1350 मीटर गया है। स्पीड आपको बताने, डिस्टेंस मुझे पता है, डिस्टेंस स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। टाइम लगा 6 मिनट। अब 6 मिनट का मतलब होता है 360 सेकंड, है ना? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 6 मिनट में 360 सेकंड जाएगा जीरो। 9 से जाएगा मेरे दोस्तों 15, और 9 से जाएगा 4, 15/4। और 15/4 का मतलब 3.75। तो गुब्बारे की जो स्पीड है 3.75 मीटर पर सेकंड है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बहुत ही बेसिक सवाल है बच्चों। ठीक है, सभी बच्चों ने कर लिया होगा। अगला सवाल, ये बताओ मेरे प्यारे भाई, टैनने, ये जो सवाल है ये 2016 के मेंस की परीक्षा में आया था। और जब ये सवाल आया था, अच्छे अच्छे को रुलाया था। करो। अच्छा सत्यम, बिल्कुल विशाल, कल से हमारे मेंस बैच के एडमिशन शुरू हो रहे हैं दोस्त। मेंस का जो हमारा प्रैक्टिस बैच आ रहा है ना सीजीएल का, तो आपकी जानकारी में कोई किसी स्टूडेंट का प्री क्लियर हुआ हो वो कम समय में, भाई आपका जो बैच चल रहा है 0 to हीरो प्री प्लस मेंस लेवल है। वो बच्चे जो हमसे किसी कारणवश प्री नहीं पढ़ पाए हैं और केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए है। तो कोई बच्चा है जो मेंस लिख रहा है, मेंस का एग्जाम देना है उसे, तो आप उसको सजेस्ट करिएगा। सीएचएसएल में भी अब मेंस आ चुका है, सीएचएसएल और सीजीएल का सिलेबस सेम ही है भाई, बिल्कुल पैटर्न भी अब लगभग लगभग सेम ही हो चुका है। तो सीएचएसएल का जो बच्चा पेपर देना चाहता है, तो आप उनसे भी बोलिए कि वो कैरियल एप्लीकेशन से जुड़े, बेहतर कंटेंट ने मिनिमम फीस में। समय बर्बाद नहीं करते हम लोग किसी का भी। हाँ सौरभ।
करो। हाइड्रोजन फिल्ड बैलून ascending at the rate of 18 kilometer per hour was drifted by wind. Its angle of elevation at 10th and 15 minutes were found to be 60 degree and 45 degree respectively. The wind speed in whole number during the last 5 minutes approximately is equal to। पहले तो आप इस सवाल की लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज को समझने के बाद आप इसका चित्र बनाओ, फिर वहां से सॉल्व करो और आंसर जो अप्रोक्सीमेट समझने की कोशिश करेगा मेरे दोस्तों। भाई छोटा हो जा। सुनना मेरे दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सवाल क्या कहना चाहता। एक्चुअली जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन बहुत हल्की गैस है, हाइड्रोजन भर के किसी गुब्बारे को छोड़ देते हैं, तो चूंकि हल्की गैस है तो उसकी वजह से गुब्बारा ऊपर की ओर भी जाता है, ऊपर की ओर। लेकिन जब हवा चलती है तो हवा गुब्बारे को आगे की तरफ भी धकेलती है, तो डबल मोशन हो गया। गुब्बारा ऊपर की तरफ भी जाएगा और आगे की तरफ भी जाएगा। तो गुब्बारा मूवमेंट कैसे करेगा? गुब्बारा मूवमेंट ऐसे करेगा मेरे प्यारे भाई, ऐसे ऊपर की तरफ भी जा रहा है और आगे की तरफ भी जा रहा है, ऐसे गुब्बारा मोशन करता है। बात समझे कि नहीं समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो हाइड्रोजन से भरा हुआ बैलून है जो 18 किलोमीटर पर आवर असेंडिंग एट द रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर वाज ड्रिफ्टेड बाय विंड। जो 18 किलोमीटर पर आवर की दर से ऊपर उड़ रहा है, वो गुब्बारा ऊपर किस स्पीड से जा रहा है? 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रहा, ऊपर की ओर जा रहा है। उसको विंड ने ड्रिफ्ट कर दिया ना, हवा से इधर उधर हो गया। इसका जो एलिवेशन है 10th और 15 मिनट में, है ना, 10वें मिनट और 15वें मिनट में हम ऑब्जर्व किया, तो इसका जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री और 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो हवा की स्पीड बताओ होल नंबर्स में इन लास्ट 5 मिनट में अप्रोक्सीमेटली लगभग कितनी है? अप्रोक्स इन लास्ट 5 मिनट में हवा की स्पीड कितनी है? तो भाई जैसे सपोज हमने यहां से गुब्बारा छोड़ा, हमने गुब्बारा छोड़ा, गुब्बारा छोड़ दिया, और 10वें मिनट पे सपोज गुब्बारे की पोजीशन यहां है। 10वें मिनट में सपोज 10वें मिनट में 10th मिनट में गुब्बारे की जो पोजीशन है वो यहां पे है, और जमीन पर एक दोस्तों पॉइंट पी है, और पॉइंट पी से आप देखते हो दोस्त, तो गुब्बारे का जो एलिवेशन एंगल है वो कितना देखा गया है? 60 डिग्री देखा गया है। 10वें मिनट पर सपोज गुब्बारे की पोजीशन यहां है और आपने देखा, तो मेरे प्यारे भाई किसी पॉइंट पर जमीन से, तो एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। अब 15वें मिनट पर क्या होगा? जब आप 15 मिनट पे देखेंगे तो गुब्बारा थोड़ा ऊपर भी जा चुका है और हवा की वजह से आगे भी चला गया होगा। तो सपोज 15वें मिनट में गुब्बारे की जो पोजीशन है वो यहां पर है, और सेम पॉइंट से जब आपने देखा मेरे प्यारे भाई, तो अब एलिवेशन एंगल जो है मेरे दोस्तों वो 45 डिग्री का है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक, आप बोलोगे हाँ जी सर हम आपकी बात को समझे। तो यानी कि ये जो भाई हवा की वजह से गुब्बारा, हाइड्रोजन गैस हल्की, इसकी वजह से गुब्बारा ऊपर की ओर जा रहा है, हवा की वजह से गुब्बारा आगे की तरफ धकेला गया ना, यानी कि इन 5 मिनट में गुब्बारे ने इतनी जो डिस्टेंस कवर करी है ना, ये जो डिस्टेंस कवर करी है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये हवा की वजह से कवर करी है। आपको यही डिस्टेंस निकालनी है ना, इन 5 मिनट के दौरान। 15 और 10 मिनट के बीच में 5 मिनट का गैप होता है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। आप बताओ मेरे प्यारे में, गुब्बारे की जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है, 1 घंटे में 18 किलोमीटर। तो गुब्बारा 10 मिनट में गुब्बारा 10 मिनट में कितना ऊपर जाएगा? गुब्बारा 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो गुब्बारा 10 मिनट में कितना ऊपर पहुंच गया होगा? 10 मिनट का मतलब होता है 10/60, 1/6 आवर। अरे 10 मिनट का मतलब 1/6 घंटे होता है। अगर गुब्बारा 1 घंटे में 18 किलोमीटर जा रहा है, तो 10 मिनट में कितना जाएगा? बटे 6, 3 किलोमीटर। तो हाइट 3 किलोमीटर होगी कि नहीं होगी जमीन से? आप बोलोगे हाँ जी सर ये हाइट 3 किलोमीटर होगी। गुब्बारा 1 घंटे में 18 किलोमीटर ऊपर जा रहा है, तो आप बताओ गुब्बारा 15 मिनट में कितना ऊपर चला जाएगा? 15 मिनट का मतलब क्या होता है? 1/4 आवर। 15/60, 1/4 आवर। अगर गुब्बारा 1 घंटे में 18 किलोमीटर जा रहा है, तो 15 मिनट में गुब्बारा कितना ऊपर गया होगा? 18/4, यानी कि 4.5 किलोमीटर। तो ये हाइट जो होगी गुब्बारे की 4.5 किलोमीटर होगी जी। बात समझे?
क्लियर? अरे 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। 60 मिनट में अगर 18 किलोमीटर जा रहा है तो 10 मिनट में कितना जाएगा बटे 6, 3 किलोमीटर ऊपर जाएगा। 15 मिनट में कितना जाएगा बटे 4, 4.5 किलोमीटर। ठीक है भाई, ये बात सभी को समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। अब यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल देखो, ये एंगल कितने का है? 60 डिग्री का। भाई अगर 60 डिग्री के सामने 3 किलोमीटर है, 60 डिग्री के सामने तीर है, तो 30 डिग्री के सामने कितना होगा? √3। ये लेंथ आपकी √3 होगी। आप बोलोगे जी सर। अब बड़े वाले राइट एंगल को देखो, बड़े वाले राइट एंगल को, ये 45 डिग्री के सामने 4.5 किलोमीटर है, तो ये लेंथ भी कितनी होगी मेरे दोस्तों? 4.5 किलोमीटर होगी। आप बोलोगे हाँ 45 डिग्री के सामने 4.5 है तो ये भी 4.5 किलोमीटर होगी। तो ये कितना बचा मेरे प्यारे भाई? ये बचा जी 4.5 में से √3 माइनस कर देंगे, 4.5 माइनस √3, तो अप्रोक्स कितना आएगा बच्चों? √3 कितना होता है? √3 होता है 1.7। 4.5 में से 1.7 माइनस करेंगे तो अप्रोक्स आएगा जी 2.8। तो ये लेंथ आपकी आ गई 2.8 किलोमीटर। 2.8 आ गई। तो यानी कि ये जो गुब्बारा है, ये जो गुब्बारा है, ये आसान सवाल नहीं है करना, है ना? इसको आप कई बार रिपीट करके देखिए। ये जो गुब्बारा है, ये हवा की वजह से मेरे बेटा, हवा की वजह से वो केवल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है। गुब्बारा हवा की वजह से यहां से यहां तक पहुंचा है, यानी कि कितनी डिस्टेंस कवर की है गुब्बारे ने हवा की वजह से? 2.8 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है, 2.8 किलोमीटर की। कितने समय में? 5 मिनट में। कितने समय में? 5 मिनट। 10 मिनट और 15 मिनट के बीच में 5 मिनट का गैप है। 5 मिनट का मतलब होता है आपको हवाई जहाज गुब्बारे की स्पीड बताने किलोमीटर पर आवर में। 5 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/12। 5 मिनट का मतलब 1/12। तो 12 की जब ऊपर गुणा होगी, 12 दूनी 24 और 12 अट्ठे 96, 24 पे 9.6 जोड़ेंगे तो अप्रोक्स 33.6 किलोमीटर पर आवर गुब्बारे की स्पीड आएगी। तो नियरेस्ट इंटीजर में 33। तो हवा की जो स्पीड है वो 33 किलोमीटर पर आवर है। डी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया जबरदस्त सवाल था। किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं? भाई ये 60 डिग्री है, ये छोटा एंगल है 45। अगर एंगल छोटा हो गया तो गुब्बारा ना दूर जा रहा होगा ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, पास आएगा तो भैया एंगल बड़ा होना चाहिए था। अगला सवाल लेंगे। सवाल है आपके सामने 61, करो बच्चों जल्दी से। अरे एक बार और समझाने से कुछ नहीं होगा, घर पे जाके तसल्ली से दोबारा पढ़ो, दोबारा चित्र बनाओ, दोबारा कलम उठा के खुद से करो, होगा। अगला सवाल बनाओ। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, ये बुद्धि चाहिए इस सवाल को करने के लिए। A spherical balloon of radius r subtend an angle 60 degree at the eye of the observer. If the angle of the elevation of its center is 60 degree and h is the height of the center of balloon, which one of the following is correct? h और r के बीच रिलेशन बताना है। अब सुनो मेरे दोस्तों, छोटा कर दे रहा हूं सवाल को। रेडियस आर का एक गोलाकार गुब्बारा है जो एक ऑब्जर्वर की आंख पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये एक गुब्बारा है, गुब्बारे की रेडियस कितनी है? आर। गुब्बारे की रेडियस आर है, वो एक ऑब्जर्वर की आंख पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है। इस बात का क्या मतलब है? जैसे आंख है तो एक आदमी इस गुब्बारे को देखता है दोस्त, है ना? तो भाई
आंख से जब इस गुब्बारे को देखेगा तो आंख पे कितना एंगल बनता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो भाई यहां से मेरे प्यारे भाई आप देखोगे किस तरीके से इसको टच करती हुई निकलेगी लाइन, है भाई, यहां से और मेरे दोस्तों ये। तो ये गुब्बारा और एक ऑब्जर्वर की आंख पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये जो एंगल है दोस्तों ये 60 डिग्री का होगा। बात समझ में आई इस प्रकार से, क्लियर। अब इसके केंद्र का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ये गुब्बारे का सेंटर है। बोला है इसके सेंटर का जो एलिवेशन एंगल है, सेंटर का जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री है। मेरे दोस्तों ये होगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये होगी हाइट, ये होगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये होगी इसकी हाइट। तो बोला है इसके सेंटर का, इसके सेंटर का जो एलिवेशन एंगल है 60 डिग्री है मेरे दोस्तों। ये सेंटर है गुब्बारे का, एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। तो यहां से जब आप इसको देखते हैं मेरे प्यारे भाई, तो सेंटर का ये जो एलिवेशन एंगल है ये 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। गुब्बारे की ऊंचाई h है, गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई h है, तो गुब्बारे के जो केंद्र की हाइट है वो h है। गुब्बारे की जो रेडियस है वो r है। अभी गुब्बारे की रेडियस r है मेरे दोस्तों, तब आप इसको यहां से मिलाएंगे तो ये तो गुब्बारे की रेडियस होगी 90 डिग्री, टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा r। तो क्या रिलेशन है h और r के बीच? अरे बिल्कुल बेसिक सही है, कम से कम चित्र तो बनाना शुरू करो, क्या बेसिक है इसमें। एक चीज बताना चाहते हैं कि जैसे आपका कोई सर्कल है, यहां से आप इसको देखेंगे और सेंटर से अगर आप इसको मिलाएंगे तो आधा आधा हो जाता है एंगल, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा हाफ हाफ। जैसा चित्र ऊपर है वैसा ही नीचे है भाई। हर किसी को दिमाग नहीं दिया भगवान ने इस सवाल को समझने लायक, ठीक है ना। बचपन में तो पढ़ाई करी नहीं बिल्कुल भी, कई बार रिपीट करके देखो, 15-20 बार पढ़ा करो आप। अगर ये टोटल एंगल 60 है तो हाफ एंगल कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा। 30 डिग्री का एंगल कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का, 30 हो जाएगा कि नहीं भाई। अगर ये टोटल एंगल, एक गुब्बारा आंख पे कितना एंगल बना रहा है, गुब्बारा आंख पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हाफ होना चाहिए 30 डिग्री का। चित्र पढ़ो चित्र, एक गुब्बारा है, गुब्बारा एक आदमी की आंख पे 60 डिग्री का एंगल बना लिया, बना लिया। गुब्बारे के सेंटर का एलिवेशन एंगल 60 है, तो ये जमीन हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। सेंटर को मिलाया ऑब्जर्वर की आंख से, तो सेंटर का एलिवेशन एंगल ये भी 60 है। सेंटर की जो हाइट है वो जमीन से वो h है। h और r के बीच रिलेशन बताना है ना। ये करो दोस्त। सबसे पहले अगर 60 डिग्री के सामने h है, 60 डिग्री के सामने h है, तो ये कितना है दोस्त, 30 डिग्री। आप मुझे बताओ, दो राइट एंगल दिखाई दे रहे, एक ये राइट एंगल दिखाई दे रहा है, एक राइट एंगल दिखाई दे रहा है, दोनों में ये लेंथ कॉमन है, तो इसी कॉमन लेंथ पे हम लोग काम करेंगे। अब सुनना, 60 डिग्री के सामने h है तो 30 डिग्री के सामने होगा जी h/√3, h/√3। और 90 डिग्री के सामने होगा दुगना, 2h/√3। आप बोलोगे जी सर ये जो लेंथ है 2h/√3 होगी, 2h/√3 होगी। 60 डिग्री के सामने h है, 30 डिग्री के सामने h/√3, 90 डिग्री के सामने दुगना 2h/√3। अब ऊपर वाले राइट एंगल को देखो, 30 डिग्री के सामने r है, 30 डिग्री के सामने r है, तो 90 डिग्री के सामने कितना होगा, 30 डिग्री के सामने r है तो 90 डिग्री के सामने 2r होगा, 2r। तो दिस शुड बी इक्वल, ये इक्वल होना चाहिए। आप बोलोगे आंसर इक्वल होना चाहिए, 2 से 2 कट जाएगा, h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू आ गई √3r। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बड़ा बेसिक सवाल था, जिस बच्चे को 30, 60, 90 याद है। दो अलग अलग राइट एंगल थे, एक ये और एक ये, दोनों में हाइपोटीनस कॉमन है, मैंने हाइपोटीनस की वैल्यू निकाल ली और उसको इक्वल कर दिया, खत्म। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 62 नंबर, करो।
जी, समझ नहीं आया तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए दोस्त। अगला सवाल, सवाल नंबर 62। ये जो क्वेश्चन है हर एक बच्चे ने सॉल्व किया है बचपन में, ठीक है। ये सवाल पेपर में कई बार आता है, बार बार आता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसका फॉर्मूला याद कर लो, बेस्ट रहेगा। इसको प्रूफ करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। झील वाला सवाल ध्यान से समझने की कोशिश करेगा कि क्वेश्चन है क्या, प्यार से समझिएगा। सुनो, इसमें कंसेप्ट अप्लाई होगा कि भाई कंसेप्ट क्या है कि जैसे ये झील है मेरे दोस्तों, ये पानी है, पानी। तो पानी ना बहुत ही बढ़िया लिक्विड होता है। पानी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट जितनी हाइट पर होगा उसकी परछाई भी पानी के अंदर उतनी गहराई में बनेगी। जैसे पानी के किनारे कोई पेड़ लगा है, पेड़ पे है केले, तो पानी से कोई ऑब्जेक्ट जितनी हाइट पर होगा उसकी परछाई भी पानी के अंदर उतनी ही गहराई पर बनती है। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना है आपको। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया। इससे बड़ा नहीं कर सकता, चित्र बनाना है मुझे, ठीक है। चलो थोड़ा सा बड़ा और कर देते हैं, आपको समझाना भी तो है। अब दिखाई दे रहा है ठीक से? चलो, तो ए मैन ऑफ हाइट, ये एम नहीं है बच्चों, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको एच कर लीजिएगा। एक आदमी है एच हाइट का, जो एक नदी के किनारे, लेक के किनारे खड़ा है। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड एट द आई ऑफ द मैन इज एल्फा and the angle of depression of the shadow of the cloud in the water of the lake is beta, ठीक। the height of the cloud from the surface of lake is, बहुत अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई। प्यारे स्टूडेंट ध्यान समझने की कोशिश करेगा कि जैसे लेक है, एक झील है, ये एक झील है दोस्त, सुनना, वेरी वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। 9th क्लास में 10 नंबर में आता था, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में, है ना। मास्टर ट्यूशन में इसको पढ़वा के 300 रुपए फीस लेता था, याद है? अरे तुमने क्या पढ़ा 9वीं में, तुमने तो जिंदगी में कुछ करा ही नहीं है। तो लेक है, लेक के किनारे एक आदमी खड़ा हुआ है। तो लेक के किनारे मेरे दोस्तों आदमी खड़ा हुआ है, यहां पे एक आदमी, इसकी जो हाइट है एच है, एच मीटर हाइट का एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब एक बादल है, यदि आदमी की आंख पर एक बादल का जो एलिवेशन एंगल है अल्फा, ये दोस्तों ये बादल है, ये बादल है सपोज। तो आदमी की आंख पर ये जो बादल है कितना एंगल बना रहा है? एलिवेशन एंगल अल्फा बना रहा है। तो आदमी की आंख पर ये जो बादल है अल्फा एलिवेशन एंगल बना रहा है बच्चों, अल्फा, ठीक। और बोला है कि पानी में जो बादल की शेडो है, पानी में जो बादल की शेडो है उसका डिप्रेशन एंगल बीटा है। तो भाई पानी की जो है भाई, इस बादल की जो है पानी में शेडो भी बनेगी ना, है भाई। आप बोलोगे हाँ सर यहां इसकी शेडो भी बनेगी, ठीक। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया। तो पानी में इस बादल की शेडो भी बनेगी। उस शेडो का जो डिप्रेशन एंगल है, ये आदमी की आंख है, यहां पे ये आंख है भाई, इसका डिप्रेशन एंगल बीटा है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये आपका डिप्रेशन एंगल ये बीटा है। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर हम आपकी बात को समझ गए। तो बादल का एलिवेशन एंगल अल्फा है, जबकि पानी में जो उसकी परछाई बन रही है उसका डिप्रेशन एंगल बीटा है। तो आपसे पूछा है बताओ झील की सतह से बादल की ऊंचाई कितनी है? झील की सतह ये है, झील की सतह से बादल की ऊंचाई कितनी है ये बताना है आपको। तो भाई झील की सतह से बादल की जो ऊंचाई है मेरे दोस्तों ये एक्स, ये आपको बता रहा है एक्स, ये आपको बताना है एक्स। अब बताओ कैसे बताएंगे? एक बात मैं जानता हूं, अभी अभी मैंने समझाया कि झील की सतह से बादल एक्स मीटर की ऊंचाई पर है, तो इसकी शेडो भी पानी में एक्स मीटर की गहराई पर बन रही होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर ये झील की सतह से बादल एक्स मीटर की ऊंचाई पर है तो पानी में इसकी शेडो भी एक्स मीटर की गहराई पर बनेगी। अब आपके सामने यहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल ऊपर है, एक राइट एंगल ट्राइंगल नीचे है। दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली लेंथ कॉमन है, हम इस कॉमन लेंथ पे काम करेंगे। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया हुआ है जिसे सफलतापूर्वक आप अब तक भूल चुके होंगे, वो कि आप एक गधे हो एक नंबर के। मैं फिर से बता देता हूं गधों को कि ये एंगल अगर थीटा है, थीटा के सामने अगर एच है तो थीटा से सटी हुई साइड एच कॉट थीटा होती है।
एक राइट एंगल ट्राइंगल है, थीटा के सामने अगर ये एच है तो थीटा से सटी हुई साइड एच कॉट थीटा होती है। ये लेंथ एक्स है दोस्त, ये कितना है, ये आपका एच है भाई, ये अगर हाइट एच है तो ये भी एच है, तो कितना बचेगा, एक्स माइनस एच बचेगा। भाई ये पूरी लेंथ कितनी है, एक्स, ये एच है, अरे कचरा, ये एक्स है ये एच है, तो कितना बचेगा, एक्स माइनस एच। अब देखो ऊपर वाले राइट एंगल को ध्यान से देखिएगा, एल्फा के सामने एक्स माइनस एच है, तो ये लेंथ कितनी होगी, है भाई, ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ, जवाब दो, ये लेंथ कितनी होगी। अगर एल्फा के सामने एक्स माइनस एच है तो एल्फा से सटी हुई ये लेंथ कितनी होगी, तो आप कहोगे एक्स माइनस एच कॉट एल्फा, एक्स माइनस एच कॉट एल्फा। बात समझे, आप बोलोगे हाँ जी सर एक्स माइनस एच कॉट एल्फा। ये बताओ ये टोटल लेंथ कितनी बन गई, ये एक्स है एच है, यहां से यहां तक की टोटल लेंथ कितनी बन गई, तो आप कहोगे सर ये टोटल है आपका एक्स प्लस एच, ये टोटल आपका एक्स प्लस एच है कि नहीं, है कि नहीं। नीचे वाले राइट एंगल को ध्यान से देखो, नीचे वाले राइट एंगल को, बीटा के सामने एक्स प्लस एच है, अरे बीटा के सामने गधा एक्स प्लस एच है, तो बीटा से सटी हुई साइड कितनी होगी, बीटा से सटी हुई साइड होगी एक्स प्लस एच कॉट बीटा, दिस शुड बी इक्वल। बीटा के सामने अगर ये एक्स प्लस एच है तो बीटा से सटी हुई साइड कितनी होगी, एक्स प्लस एच कॉट बीटा। मुझे एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान, या कॉट एल्फा से गुणा है, कॉट बीटा से गुणा है, तो एक्स कॉट एल्फा एक्स कॉट बीटा इधर ले आते हैं, तो एक्स कॉट एल्फा माइनस कॉट बीटा इक्वल टू, ये माइनस एच कॉट एल्फा उधर चला जाएगा, तो एच कॉट एल्फा प्लस एच कॉट बीटा, तो एच कॉमन, ब्रैकेट में कॉट एल्फा प्लस कॉट बीटा, ये एक्स बराबर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहां पर एच ब्रैकेट में कॉट एल्फा प्लस कॉट बीटा अपॉन कॉट एल्फा माइनस कॉट बीटा। मेरी तबीयत खराब हो रही, बुखार होने वाला है। एक्स बराबर एच कॉट एल्फा प्लस कॉट बीटा, अरे काम मरगा, इंटू कॉट एल्फा माइनस कॉट बीटा, तो भाई ये आपका हाइट आ गई, ये बादल की हाइट आ गई दोस्तों, किससे, अरे भैया मेरे अंदर गुणा करिए प्लीज, मान जाना, एच कॉट एल माइनस एच कॉट एल्फा उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। एक फॉर्मूले की तरह इसको याद रखेगा। नहीं समझे तो रट लो बेटा अमोद, रट लो। ये कंसेप्ट हमने इस्तेमाल किया है, एक दूसरा कंसेप्ट, दो कंसेप्ट यहां पे लगे थे, मैंने आपको दोनों कंसेप्ट बताए, उसके बाद हमने कैलकुलेशन की है। तो अगर एक झील के किनारे एच मीटर हाइट के एक आदमी खड़ा है, और उस आदमी से उस एक बादल के टॉप का एलिवेशन एंगल एल्फा है, और पानी में उसकी परछाई का डिप्रेशन एंगल बीटा है, तो जो बादल की जो हाइट होगी झील की सतह से, वो एच कॉट एल्फा प्लस कॉट बीटा अपॉन कॉट एल्फा माइनस कॉट बीटा होगा, एच इंटू कॉट एल्फा प्लस कॉट बीटा अपॉन कॉट एल्फा माइनस कॉट बीटा। एक दो तीन बार पेपर में आया है, इस पे बेस सवाल ये देखो, अभी पेपर में आया था 63 नंबर क्वेश्चन, करो जल्दी से क्या आंसर है इस सवाल का, 63। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव ए लेक इज 45 डिग्री and the angle of reflection of the cloud in the lake is 60 डिग्री, find the height of cloud from the surface of lake। बहुत ही बेसिक सवाल है, ये भी वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे पिछले सवाल में वेरिएबल में तो यहाँ आपको डाटा दिया हुआ है, तो फॉर्मूला याद होगा, जल्दी से कर लो, अदरवाइज सारी चीजें तुमको दोबारा से करनी होगी। एक झील के 60 मीटर ऊपर एक बिंदु से, क्या दिया आपको, एच दिया, 60 मीटर ऊपर किसी बिंदु से एक बादल का जो एलिवेशन एंगल है वो 45 डिग्री अल्फा का मान दिया है, और झील में लेक में बादल की जो रिफ्लेक्शन बनती है उसका जो है डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री है, तो बीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। तो आपसे पूछा है झील की सतह से बादल की ऊंचाई क्या होगी, है ना, लेक के सरफेस से बादल की हाइट आपसे एक्स पूछा है, तो एक्स क्या होता है दोस्तों, एच कॉट एल्फा 60 कॉट एल्फा का मतलब कॉट 45 1,
प्लस कॉट बीटा का मतलब कॉट 60 1/√3 अपॉन कॉट 45 1 माइनस कॉट बीटा मतलब कॉट 60 1/√3। तो जब आप यहां पे एलसीएम लेंगे 60 इंटू √3 +1 अपॉन √3 -1, ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये हो जाएगा। अब ऊपर नीचे क्या करेंगे, पहले रेशनलाइजेशन करना। ऐसा नहीं कि यहीं पे अप्रोक्स लगाने लगो, पहले रेशनलाइजेशन करा करो। ऊपर नीचे √3 + 1 से आप गुणा करोगे √3 + 1 से, तो नीचे √3 -1 √3 + 1 2 हो जाएगा। 2 से 60 30 बार जाएगा। 2 60 कितनी बार जाएगा, 30 बार। और ऊपर हो जाएगा √3 + 1 का स्क्वायर। √3 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + 2√3। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 4 + 2√3। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत? अभी अप्रोक्स देखो, √3 कितना होता है, √3 होता है जी 1.73। अभी 1.73 का दुगना कितना आ जाएगा, 3.46। अभी 3.46 में 4 जोड़ेंगे तो 7.46 आएगा। तो यानी कि 30 सत्ते 210, 210 से बड़ा आंसर है। और 30 चौका अगर 30 इंटू 0.46 करें 15, 225 से कम है। तो ए ऑप्शन, 210 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, ए। खत्म। रेशनलाइजेशन परिमेयकरण किया बेटा अभी से, कि नीचे √3 - 1 है, ऊपर नीचे √3 + 1 से गुणा करो। नीचे √3 - 1 √3 + 1 2 होगा, 2 से 60 30 बार जाएगा। ऊपर √3 + 1 का स्क्वायर करेंगे, √3 + 1 का स्क्वायर 4 + 2√3। अगला सवाल ये करिए जल्दी से, करो। बहुत बढ़िया सवाल है, सीडीएस 2018 में। मन लुभावना गोरा सवाल। बताइएगा। ऑन द टॉप ऑफ ए हेमिस्फेरिकल डोम of radius r, there stand a flag of height h. From a point on the ground, the elevation of top of the flag is 30 degree. After moving a distance d towards the dome, when the flag is just visible, जस्ट विजिबल का मतलब समझते हैं, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जस्ट विजिबल का मतलब है कि केवल जस्ट दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ जाओगे तो दिखना बंद होगा। एलिवेशन एंगल 45 डिग्री हो जाता है। एच से आर के रेशियो क्या है, अब सुनो मेरे दोस्तों। पहले तो चित्र समझो, प्रीवियस सर क्वेश्चन है, तगड़ा सवाल है। हालांकि अभी एसएससी में ऐसा नहीं आया, सीडीएस में आया है। एक अर्धगोलाकार गुंबद है, गुंबद आप समझते हैं इस तरीके से, डोम है ना, इस तरीके से अर्धगोलाकार बच्चे गुंबद है। आपने ऐसे फिगर देखे ही होंगे ना। ये हो गया जी अर्धगोलाकार गुंबद। अब इस गुंबद की रेडियस जो है वो आर है। गुंबद की कितनी रेडियस है, आर। आप बोलोगे जी सर। अब इसके ऊपर एच ऊंचाई का एक झंडा लगा है, तो इसके ऊपर यहां पे एक झंडा लगा है, ये भगवा ध्वज एच हाइट का झंडा लगा है। आप बोलोगे जी सर। अब जमीन पर किसी पॉइंट से मेरे दोस्तों इस फ्लैग के टॉप का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है। अब सपोज यहां पे जमीन पे कोई पॉइंट है पी, उससे इस झंडे के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बोला है कि जब आप डी डिस्टेंस गुंबद की ओर चलते हो, जब आप डी डिस्टेंस गुंबद की ओर चलते हो, तो मेरे प्यारे भाई जहां तक झंडा जस्ट विजिबल है, जस्ट विजिबल का मतलब कि आप डी डिस्टेंस चल के मेरे प्यारे भाई यहां पे पहुंच गए, यहां पे सपोज यहां पहुंच गए पॉइंट के ऊपर, यहां से झंडा जस्ट विजिबल है। जस्ट विजिबल का मतलब कि अगर आप इससे आगे बढ़ोगे ना, तो गुंबद की जो ये ओटक आ रही है, इसकी ओटक में झंडा दिखना आपको बंद हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा।
यहां से झंडा जस्ट विजिबल है, इससे पीछे जाओगे झंडा खूब खुल्लम खुल्ला दिखाई देगा, लेकिन इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे, सपोज आप यहां पे आ जाते हो यहां पे, तो आपको झंडा दिखाई नहीं देगा, कि आपको गुम्बद का ही ये सरफेस दिखाई देगा, झंडा तो दिखेगा ही नहीं। तो यानी कि यहां से झंडा जस्ट विजिबल है पॉइंट क्यू से। और जस्ट विजिबल का मतलब है कि आप यहां से जब देखने की कोशिश करते हो झंडे को, तो जो लाइन ऑफ साइट है, जो लाइन ऑफ साइट है जस्ट इस गुम्बद को टच करती हुई जा रही है, ये मतलब हुआ इस बात का। बात समझे कि नहीं? जब झंडे को देखने की कोशिश करते हो तो जो लाइन ऑफ साइट है गुम्बद को टच करती हुई जा रही है, इससे आगे जाओगे तो लाइन ऑफ साइट जो है गुम्बद को ओटक में छुप जाएगी, झंडे को दिखाई ही नहीं देगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब यहां से झंडे का जो एलिवेशन एंगल है वो 45 डिग्री 45 डिग्री हो जाता है। आपसे पूछे एच से आर का रेशियो कितना, जवाब दो एच से आर का रेशियो। तो गुम्बद की जो रेडियस है आर है, ये भी गुम्बद की जो रेडियस है आर होगी। बताओ बच्चों क्या है इस सवाल का आंसर? अब ये जो लेंथ है केवल यहां से यहां तक की आर है बच्चों, ये पूरी आर मत समझने लगता अभी। जो गुम्बद की जो रेडियस है आर वो केवल यहां से यहां तक की है, यहां से यहां तक की। अब बताओ बस स्टूडेंट्स कैसे करेंगे? यहां पे जस्ट टच करती हुई जा रही है भाइयों, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 45 डिग्री है, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर होगा 45 डिग्री। ये बताओ मेरे दोस्तों ये कितना है? 90 डिग्री। टेंजेंट रेडियस के बीच में ये आर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। भैया टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। तो आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिखाई दे रहा दोस्त? ये राइट एंगल ट्राइंगल, आप बोलोगे हाँ जी सर ये राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला 90 डिग्री के सामने एच प्लस आर है। ये 90 45 45 ही तो बन गया, 90 45 45 को मैं अच्छी तरीके जानता हूं। 90 डिग्री के सामने एच प्लस आर है, 45 डिग्री के सामने आर है। तो 90 डिग्री के सामने जो भी लेंथ होती है वो 45 डिग्री के सामने जो लेंथ होगी उसका रूट 2 गुना होगी, आर रूट 2 है भाई। तो 90 डिग्री के सामने एच प्लस आर है वो कितना होगा? आर रूट 2। यहां से एच बराबर कितना आएगा भाई? आर उधर जाएगा, अभी आर कॉमन आएगा ब्रैकेट में रूट 2 माइनस 1। तो एच से आर का जो रेशियो है वो कितना आएगा? रूट 2 माइनस 1। यानी कि डी पे आपका आंसर डिपेंड ही नहीं करेगा, सारा इस चित्र से सॉल्व होगा, उसकी जरूरत ही नहीं है। ए ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन नहीं है। एक बहुत ही बढ़िया सवाल था मेरे दोस्तों, लॉजिकल। आगे चलेंगे अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 65। करो मेरे दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है सीपीयू 2019 के पेपर में आया है। अगला क्वेश्चन भी सीपीयू 2019 के ही पेपर का है, नहीं ये तो सीडीएस का है। अब सुनो बच्चों, हालांकि आपके सिलेबस में आपके प्रीवियस क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन ही ऐसा जो 3D फिगर पे आया है, मतलब जिसमें आपको सोचना होगा, जिसका दिमाग पेपर जिसका चित्र पेपर पे नहीं बनाया जा सकता, आपको दिमाग में ही सोचना पड़ेगा। जैसे सवाल नंबर 65 पढ़िए। ए क्लॉक टावर स्टैंड ऑन द क्रॉसिंग ऑफ टू रोड्स विच पॉइंट इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। भाई आपने देखा होगा चौराहा, चौराहा सोचो आप कि एक चौराहा है, चौराहे पे ऐसे दो सड़क जाती है ना, दो सड़क, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। अब पी क्यू आर एस 4 पॉइंट है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, ठीक है भाई। और उनसे टावर के टॉप के एलिवेशन एंगल अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। तो आपसे पूछा है पी क्यू अपॉन आर एस का होल स्क्वायर क्या होगा। आप सोचिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। चित्र बनाना यहां पे इसका पॉसिबल है नहीं। जैसे ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों कि ये दो सड़क है, ये चौराहा है भाई, ये आपका ईस्ट वेस्ट, ये आपका नॉर्थ और ये साउथ। और यहां पे मेरे दोस्तों चौराहे पे एक घंटा घर है, घंटा घर यहां पे। तो ना इसका दिमाग में चित्र बनाओ आंख बंद करके कि एक चौराहा इमेजिन करो, दो सड़क ऐसे जा रही हैं, एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और बीच में घंटा घर है। अब 4 पॉइंट है पी क्यू आर एस। पी मेरे दोस्तों यहां पर ईस्ट में है, अब ये सब डायरेक्शन है मेरे दोस्तों, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पी मेरे दोस्तों यहां पर ईस्ट में है। आपका क्यू जो है, सॉरी,
पी कहाँ है आपका? नॉर्थ में। पी आपका दोस्तों नॉर्थ में है, क्यू आपका ईस्ट में है, आर आपका साउथ में है एक पॉइंट, और एस जो है जो भैया आपका वो वेस्ट में है। तो 4 पॉइंट है। उन चारों पॉइंट से टावर के टॉप के जो एलिवेशन एंगल है वो अल्फा बीटा गामा है। तो यहां पे मेरे दोस्त एक टावर खड़ा है, टावर, यहां पे एक टावर खड़ा है, दिखाई दे रहा है आपको? आंख बंद करके इमेजिन करो। और जब इस टावर के टॉप को आप देखते हो तो हवा में राइट एंगल ट्राइंगल बनने होंगे मेरे दोस्तों, है ना? पॉइंट पी से, पॉइंट क्यू से, पॉइंट आर से, पॉइंट एस से जब आप देखते हो तो उनके जो एलिवेशन एंगल बनते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा बनते हैं। तो आपसे पूछा पी क्यू अपॉन आर एस का होल, पी क्यू अपॉन आर एस का होल स्क्वायर, तो आपको पी क्यू निकालना है या आर एस निकालना है? अब सोचो, अब थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, दिमाग। जैसे सपोज मैंने मान लिया कि यहां पे चौराहे पे जो घंटाघर है, घंटाघर की जो हाइट है वो एच है, घंटाघर की जो हाइट है एच है, और पॉइंट पी से जब आप देखते हो तो एलिवेशन एंगल एल्फा है। ये सपोज यहां पॉइंट ओ मान लिया मैंने, पॉइंट ओ पे घंटाघर खड़ा है, पॉइंट ओ पे घंटाघर खड़ा है जिसकी हाइट एच है, और ये पॉइंट पी है। पॉइंट पी से जब आप देखते हो मेरे प्यारे भाई तो एलिवेशन एंगल जो बनता है वो एल्फा बनता है। तो मेरे प्यारे भाई ये जो ओपी लेंथ होगी, ओपी ये कितना होगी? अगर एल्फा के सामने एच है तो ये कितना आएगा? एच कॉट एल्फा आएगा। अभी अगर एल्फा के सामने एच है तो ये ओपी लेंथ कितनी आएगी? एच कॉट एल्फा आएगी। दिमाग में सोचो, आप बोलोगे हाँ जी सर। है भाई, इसी तरीके से इमेजिन करो कि पॉइंट ओ पे घंटाघर खड़ा हुआ है, पॉइंट ओ पे घंटाघर जिसकी हाइट है एच मान ली, और पॉइंट क्यू से जो इसका एलिवेशन एंगल है पॉइंट क्यू से वो बीटा है। यहां पे घंटाघर खड़ा है, पॉइंट क्यू से इसका एलिवेशन एंगल बीटा है। दिमाग में सोचो, तो एक ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होगा हवा में, ये बीटा है, बीटा के सामने एच है, तो ये जो कितनी लेंथ होगी वो क्यों? एच कॉट बीटा होगी कि नहीं? तो ये जो लेंथ होगी बच्चे और एच कॉट बीटा होगी। बात समझे कि नहीं समझे? सेम इसी तरीके से पॉइंट आर से जब घंटाघर को देखते हो तो एलिवेशन एंगल गामा है, तो ये लेंथ एच कॉट गामा होगी। ये वाली लेंथ इसी प्रकार से एच कॉट डेल्टा होगी, है ना? ये ओ आर एच कॉट एल्फा होगा, एच कॉट डेल्टा होगा। तो ये पी क्यू स्क्वायर क्या आएगा मेरे प्यारे? पी क्यू स्क्वायर क्या आएगा? 90 डिग्री। पी क्यू अपॉन आर एस का होल स्क्वायर क्या है? पी क्यू अपॉन आर एस का होल स्क्वायर मतलब पी क्यू स्क्वायर अपॉन आर एस स्क्वायर। तो पी क्यू का स्क्वायर कैसे निकलेगा? पाइथागोरस से। पाइथागोरस लगाओगे तो एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, एच स्क्वायर तो कॉमन ही आ जाएगा ना, और नीचे आएगा बच्चों आर एस स्क्वायर। स्टूडेंट ये आर एस स्क्वायर क्या आएगा मेरे दोस्तों? तो आर एस स्क्वायर आएगा आपका एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर एल्फा प्लस एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर डेल्टा। एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर मेरे प्यारे भाई यहां पे एल्फा नहीं, गामा, सॉरी, यहां पे गामा है, गामा है ना, दिस एंगल इज गामा। एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर गामा प्लस एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर डेल्टा, तो एच स्क्वायर कॉमन है, कट जाएगा। तो क्या आएगा रेशियो? कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा अपॉन कॉट स्क्वायर गामा प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा। इट्स ए वेरी वेरी बेस्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों, सभी बच्चों को समझ में आया है ये? चलो अगला क्वेश्चन, एक और सवाल करके बता दो, अब आप इसी टाइप का बनाओ। A vertical tower standing at the corner of a rectangular field subtend angle of 60 degree and 45 degree at the two nearer corners. If theta is the angle that the tower subtends at the farthest corner, then what is the value of cot theta? बहुत अच्छा सवाल है भाई, ये भी आपको दिमाग में इमेजिन करना है, ये भी 3D में क्वेश्चन है। एक आयताकार खेत है, अब खेत मेरे दोस्तों ऐसे समझो हथेली में खेत ऑब्जर्व करो। अब खेत के किनारे पर मेरे दोस्तों यहां पे किसी एक कोने पे खंबा खड़ा है, खेत के सपोज इस कोने पे खंबा खड़ा है। अब मैं नाम ले लेता हूं मेरे दोस्तों, जैसे ABCD खेत है, इस खेत के चारों कोने हैं। सपोज कोने C पे खंबा खड़ा है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? और नजदीक के जो तो कोने, वहां से एलिवेशन एंगल 60 और 45 डिग्री, वहां से एलिवेशन एंगल 60 और 45 डिग्री बच्चों, 60-45। तो इसके नजदीक के दो कोने कौन से होंगे भाई? बी और डी नजदीक के होंगे। सबसे दूर का होगा कोना ए। यहां पॉइंट सी पे खंबा खड़ा है तो इसके नजदीक के सबसे दो कोने कौन से होंगे? डी और बी। सबसे दूर तो ए होगा ना, ठीक है भाई। और यानी कि पॉइंट डी और बी से जो एलिवेशन एंगल है 60 और 45 डिग्री है,
60-45 डिग्री। अब बताओ मेरे दोस्तों, तो भैया जैसे सपोज यहां पे आपका खंबा खड़ा है, यहाँ पे पॉइंट सी पे आपका खंबा खड़ा है, और जब आप पॉइंट बी से देखते हो आप, तो एलिवेशन जो एंगल है वो 60 डिग्री है, 60 डिग्री। या पॉइंट सी पे खंबा खड़ा है मेरे प्यारे, पॉइंट सी पे खंबा खड़ा है, और जब आप पॉइंट डी से देखते हो मेरे दोस्तों, तो एलिवेशन एंगल कितना है मेरे प्यारे भी, आपका 45 डिग्री है, 45 डिग्री। यही है, तो खंबे की तो हाइट सेम ही है ना बच्चों, सेम ही है। अगर मैं आपसे कहूं 60 डिग्री के सामने √3 है, तो 30 डिग्री के सामने 1 होगा ना, ये 1 होगा भाई। 60 डिग्री के सामने अगर खंबे की हाइट √3 है, तो ये भी √3 होगा मेरे प्यारे भाई। 45 डिग्री के सामने ये √3 है, तो ये भी √3 होगा। इसका मतलब ये लेंथ भी आपकी √3 आ जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो दिमाग में सोचा करो कि भाई यहां से मेरे दोस्तों 60 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है, 60 डिग्री के सामने √3 है, तो 30 डिग्री के सामने 1 बचेगा। अब ये खंबे की हाइट √3 है, 45 के सामने √3 है, तो ये भी √3 होगा, है ना। खंबे की हाइट दोनों जगह सेम होनी चाहिए, दिमाग लगाने वाला है। अब यहां पे पॉइंट सी पे जो खंबा खड़ा है, उसका पॉइंट ए से जो एंगल है, एलिवेशन एंगल, वो है थीटा। पॉइंट सी पे जो खंबा खड़ा है, जब आप उसको सबसे दूर के कोने से देखते हो, सबसे दूर के कोने से, तो एलिवेशन एंगल बन रहा है थीटा। कॉट थीटा क्या होगा, तो भैया अगर ये 1 है, ये √3 है, ये भी √3 होगा, तो ये तो 2 आएगा ना, 2 आएगा। तो मेरे दोस्तों आप जानते हैं कि कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है बेस बटे परपेंडिकुलर। तो भैया बेस बटे परपेंडिकुलर, यहां से एंगल थीटा बन रहा है, तो बेस तो आपका 2 होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा खंबे की हाइट, खंबे की हाइट यानी कि √3। तो कॉट थीटा का मान 2 बटे √3 आएगा, सी ऑप्शन। भाई अगर पॉइंट सी पे आपका खंबा खड़ा है, तो खंबे की हाइट तो √3 है ना, और सबसे दूर का कॉर्नर है ये ए, ये 1 है, √3 है, तो पाइथागोरस से 2 होगा, ये एंगल थीटा है, तो कॉट थीटा कितना होगा, बेस बटे परपेंडिकुलर 2 बटे √3। बहुत अच्छा सवाल था दोस्तों, ये भी ये करेंगे जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन 67। Let a vertical tower AB have its end A on the level ground. Let C be the midpoint of AB and भाई एक वर्टिकल टावर है AB, इसका A ग्राउंड पे है, C मिड पॉइंट है AB का, और P एक पॉइंट है ग्राउंड पे, कि AP जो है मेरे दोस्तों, AP जो है वो AB का दुगना है, AP जो है वो AB का दुगना है। अगर एंगल बीपीसी बीटा है, तो आपसे पूछा है टेन बीटा का मान। बहुत अच्छा सवाल है भाई। जैसे टावर है, टावर का जो बेस है जमीन पे है मेरे दोस्तों, अब पॉइंट सी ए बी का मिड पॉइंट है, जमीन पर एक पॉइंट पी लेना है आपको, तो इस प्रकार से हो जाएगा, यहां पे ध्यान से बनने की कोशिश करेगा। ये एक टावर है, टावर का जो बेस है ये ए बी है, ए जो है जमीन पर है। अब सी ए बी का मिड पॉइंट है, तो सी मिड पॉइंट हो गया जी, ए बी का ये हाफ हाफ हो गया। अब जमीन पर एक पॉइंट पी आपको इस प्रकार लेना है, ठीक है दोस्तों, कि एपी जो है वो ए बी का दुगना है, एपी जो है मेरे दोस्तों वो ए बी का दुगना हो। मतलब क्या है कि भाई ये सी मिड पॉइंट है, अगर ये लेंथ 1 है, तो ये लेंथ भी 1 होगी, सी मिड पॉइंट है, तो ए बी कितना हो गया, 2। ए बी की लंबाई 2 हो गई, तो एपी जो है ए बी का दुगना है, तो एपी क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, एपी की लंबाई 4 हो जाएगी, ए बी का दुगना। आपसे बोला एंगल बीपीसी बीटा, एंगल बीपीसी बीटा, तो आप इसको यहां से मिलाइएगा, ये एंगल बीपीसी बीटा है, ये वाला बीपीसी बीटा। तो आपसे पूछा है टेन बीटा क्या होगा, करो टेन बीटा। बहुत अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, ये राइट एंगल है, कैसे करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाने की बहुत ज्यादा उम्मीद है, बनाओ। आप अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि बीटा कभी भी डायरेक्ट नहीं निकलेगा। अब जैसे मैंने ये मान लिया कि माना ये एंगल एल्फा है, भाई माना दोस्तों ये वाला एंगल मैंने मान लिया कि ये एंगल एल्फा है, ये वाला, और ये वाला टोटल जो एंगल है ये आपका थीटा है, थीटा है भाई। तो अगर आपको बीटा का मान निकालना है, तो बीटा की जो वैल्यू होगी बच्चों वो क्या होगी, एल्फा माइनस थीटा। तो स्टूडेंट अगर आपको टेन बीटा निकालना है, टेन बीटा, तो दोनों तरफ से टेंजेंट लेना होगा, टेंजेंट, टेंजेंट। तो यानी कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए
टेन अल्फा और टेन थीटा की वैल्यू चाहिए है भाई क्या आप यहां से टेन अल्फा नहीं निकाल सकते राइट एंगल का? नीचे वाले राइट एंगल को देखो, टेन अल्फा के सामने एक है, ये चार है ना, एक बटे चार हो गया परपेंडिकुलर बटे बेस। टेन थीटा क्या होगा? बड़े वाले राइट एंगल को देखो, थीटा के सामने परपेंडिकुलर दो है, बेस चार है, दो बटे चार का मतलब एक बटे दो। तो आप जानते कि टेन बीटा जो आएगा टेन अल्फा माइनस थीटा आएगा, और टेन अल्फा माइनस थीटा का क्या फॉर्मूला है? टेन ए माइनस बी का टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो टेन अल्फा का मतलब एक बटे चार माइनस, उल्टा लिख दिया मैंने ना यहाँ पे, बीटा जो है मेरे प्यारे वो थीटा माइनस एल्फा है, तभी तो नेगेटिव केस है, बीटा जो है वो थीटा माइनस एल्फा है। तो टेन बीटा जो होगा वो टेन थीटा माइनस एल्फा होगा बच्चों। बीटा की जो वैल्यू वो क्या है? थीटा में से अल्फा घटाएंगे, तो टेन बीटा मतलब टेन थीटा माइनस एल्फा, और टेन थीटा माइनस एल्फा का मतलब टेन थीटा एक बटे दो माइनस टेन अल्फा एक बटे चार अपॉन वन प्लस टेन थीटा टेन अल्फा। टेन थीटा टेन अल्फा का मतलब एक बटे आठ, एक बटे दो में से एक बटे चार घटाएंगे, एक बटे चार आएगा, और नीचे आएगा जी नौ बटे आठ। ये चार से आठ दो बार कटेगा, दो ऊपर जाएगा, दो बटे नौ। तो टेन बीटा की जो वैल्यू होगी वो दो बटे नौ होगी। ए ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर है। बहुत ही बढ़िया टेक्निकल क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन इसका खुद से ट्राई करिएगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का ज्योमेट्री के कंसेप्ट से। चलिए दोस्त, आज इतना ही छोड़